हेलो बच्चों। सो आई एम शिवांशु वासने। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया हुआ था एम्पेरिकल फॉर्मूला के अबाउट किया हुआ था। क्लियर है। आज की टॉपिक हम जो बात करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। तो आज की क्लास में हम वो सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट से पहले अपन को जानना होगा कि स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है। क्लियर है। तो आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी, मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यहां पर एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं। जनरल रिएक्शन लाइक 2A और 3B जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यहां से वो 5C+6D, ये कोई मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लिया है। क्लियर है। अब देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता है कि जो ये वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट वाला जो पोर्शन है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो ठीक है, ये तो बात आपको पता है। अब देखो, यहां पर ए और बी क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग का मटेरियल होगा, कुछ भी होगा, मैं यहां पर एक जनरल लेके चल रहा हूं। अब उसके आगे जो लिखा हुआ है नंबर में वो क्या है, उसको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, और ये जो 6 है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है उसको हम मोल की टर्म में भी बोलते हैं। क्लियर है। मोल की टर्म में यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस केमिकल रिएक्शन को प्रोनाउन करना है तो प्रोनाउन हम ऑलवेज मोल की टर्म में करते हैं। क्लियर है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन के अबाउट बोलना चाहूं तो क्या बोलेंगे हम कि 2 मोल ऑफ ए, ठीक है, रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ बी, reduce 4 मोल ऑफ सी एंड 6 मोल ऑफ डी। इसको हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहां पर मेरा जो मोटिव था वो यही था कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का था। अब हम बात करेंगे अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रीएजेंट। यहां से मेंस और नीट में दोनों में ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सुनना है। लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है। पहला मैं एक केस लेके चलता हूं। केस 1, कि मेरे पास कोई ए है। ए से मेरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब ए और पी क्या है, जनरल, कोई मैं जनरल मान के चल रहा हूं कि कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब इस ए ने प्रोड्यूस किया पी को। चलो ठीक है, क्लियर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये बोलता है कि भाई आपको बताना है जो प्रोडक्ट है उसका मास या वेट बताना है आपको, कि वो कितना फॉर्म हुआ। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, इसका डेटा भी देगा। डेटा में ये बोलेगा कि जो मेरा ए है, इसका जो मास है, इसका जो वेट है, मान लो कि 150 ग्राम दे दिया, इसका जो एटॉमिक वेट है वो कुछ ना कुछ दे देगा, मान लो कि इसका 20 ग्राम दे दिया। अब आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट के बारे में पूछा हुआ है। अब क्या करोगे, मैंने सिखाया हुआ है आपको। आपको ये पता है कि अगर मुझे वेट पता हो, एटॉमिक वेट पता हो, तो मैं वहां से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट। हाँ कि ना, सही बात है, इसका वेट इतना था, एटॉमिक वेट इतना है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, 15/2, ये क्या आ गए मेरे, मोल आ गए। सही बात है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि देखो भाई, जब कभी भी एक साइड से दूसरी साइड का डेटा पूछा हो, या मान लो कि ए है, ए का डेटा गिवन है और हमसे पूछा हुआ है दूसरी साइड का डेटा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में पूछा हो, तो मुझे क्या चाहिए होता है, एक ब्रिज चाहिए होता है। हाँ कि ना। और इस ब्रिज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस ब्रिज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या करना पड़ेगा, आपको सहारा लेना पड़ेगा ब्रिज बनाने के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई देखो, ए के आगे कुछ नहीं है, ना ही पी के आगे, तो मैं उसको कंसीडर कर सकता हूं। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एटलीस्ट वन तो होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पता होगा। तो मैं अगर ब्रिज बनाऊं तो ब्रिज बनाकर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा 1 मोल ऑफ ए, ये मैंने बताया था कि जो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको मैं मोल की टर्म में बोलता हूं। क्लियर है? तो 1 मोल ए से कितना बन रहा है मेरा? 1 मोल ऑफ पी, मतलब प्रोडक्ट का भी एक मोल बन रहा है। तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, सही बात है। तो मैंने अभी जो मोल फाइंड आउट किए हैं कि 15/2 मोल ऑफ ए से कितना बनेगा? 50/2 मोल ऑफ पी। हाँ कि ना? अब ये मुझे क्या पता चल गया? ये मुझे पता चल गया प्रोडक्ट के मोल, और प्रोडक्ट का मोल कितना आ गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं मोल ऑफ ए, मोल ऑफ पी, दैट इज प्रोडक्ट 15/2। हाँ कि ना? क्लियर है? मुझे मास पूछा गया था, तो मास के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मास ऑफ पी, तो मुझे पता है मोल इंटू एटॉमिक मास। हाँ कि ना? मोल कितना था? 15/2। एटॉमिक मास जो भी आपको गिवन हो, कुछ भी दिया हो एक्स मान लो, तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? मास आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये तो एक तरीका था, आप निकाल दोगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और केस लेके चल रहा हूं मेरे पास। केस नंबर 2। देखो, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के बाद कभी भी दिक्कत आपको इस टॉपिक में आएगा नहीं, और यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि मेरे पास 2a है, या सिंपल मैं इसको यही कंसीडर करके चलता हूं कि ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ में, और वो प्रोड्यूस कर रहा है C+D। या मान लो कि ये सीधा प्रोड्यूस जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब कि पी। तो फिर बाद में, हाँ दोस्तों, तो यहां पर केस नंबर 2 लिया जिसमें ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ में और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो, मैंने अब ये बोला कि देखो भाई, जो आपका ए है, ए का मैंने एक अमाउंट ले लिया, मान लो कि इसका 250 ग्राम मैंने ले लिया, और ये कितना ले लिया? 150 ग्राम ले लिया। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि बताओ भाई, जो प्रोडक्ट है उसका मास कितना, प्रोडक्ट है उसका मास कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, आपको पता है। आप क्या करोगे? आपके दिमाग में पहले ये पता है, मुझे तो मोल निकालना आता है। मान लो कि इसी का जो एटॉमिक मास है वो मैंने मान लिया 150। ठीक है, और इसका भी जो मास है वो कितना है? 30 हो गया। क्लियर है? मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ? इजिली निकाल सकता हूँ मोल। आप आराम से कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आप इसके निकालोगे मोल, कि मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा? 250/150। हाँ कि ना? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम। अब मोल ऑफ बी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा? 150/3। आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रोडक्ट के बारे में। अब आप ये सोचोगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपने दोनों के मूल निकाल दिए। ऐसा तो नहीं है मुझे जो ब्रिज बनाना पड़ता है वो केवल दो के बीच में ब्रिज बनाना पड़ेगा, तीन के बीच में तो बना नहीं सकता मैं। अब प्रॉब्लम ये आ गया, इसका केस बन जो था उसमें क्या था? एक जो रिएक्टेंट था वही क्या बना रहा था? प्रोडक्ट बना रहा था। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो मेरा जो रिलेशन है वो बी और पी के बीच में बन सकता है। हाँ कि ना? सही बात है सर, एक ब्रिज तो अपना, मैं अगर बात करूं तो ब्रिज वन तो ये बन जाएगा। ब्रिज वन एक बन गया हमारा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां से एक और ब्रिज बन सकता है ए और पी के बीच में, ये हमारा ब्रिज टू हो जाएगा। दोनों से बन सकता है, तो फिर मैं निकाल लूंगा कैसे? अब एक चीज दिमाग में रखना, प्रॉब्लम ये है, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो देखो भाई, अब यहां पर मामला फंसा। अब जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो हो नहीं सकता है। तो मामला क्या है? चलो मैं आपका काम आसान करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि यही जो केस था, यही जो केस है, कि मैं इस सब को हटाता हूं,
ये सारा कुछ ब्रिज ब्रिज जितना था, काम इजी के लिए। मैंने ये बोला आपसे, आप एक काम करो कि जो ए है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये जो है वो एक्सिस में है, ठीक है, एक्सिस, क्लियर है। अब बी क्या बोल रहा है, इसका कुछ अमाउंट मैंने मेंशन किया हुआ है, अब वो बोल रहा है अब बता दे, मास बता दे। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि यार कोई चीज अगर एक्सिस में है तो वो तो अनलिमिटेड है, कितना भी खर्च कर लो। अब इसका अगर अमाउंट दे रखा है तो ये क्या होगा, लिमिटेड होगा, हाँ कि ना। और अगर ये लिमिटेड होगा तब क्या करेगा, मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर बी जितना होगा उतना वो रिएक्ट करेगा, और जितना वो रिएक्ट करता जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी। हाँ सर, ये समझ में आता है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने ये बोला जब तक ये है, रिएक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या हुआ, लिमिटेड हुआ, और जितना लिमिटेड अमाउंट होगा वही क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, हाँ कि ना। कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, वही तो रेस्पॉन्सिबल है। वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पी, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सही बात है, जब तक अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार अगर ये वाला बी हमारा कंज्यूम हो गया, बी क्या हो जाए, कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, मैं यहां ये बोल सकता हूं अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, फिर क्या होगा, फिर आपको पता है कि यार आगे रिएक्शन नहीं होगा। कंप्लीटली कंज्यूम, तो हम बोल सकते हैं नो फर्दर रिएक्शन, नो फर्दर रिएक्शन। तो हमें ये समझ में आ गया कि देखो, जब एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था, कोई समस्या नहीं थी, मैं प्रोडक्ट के अमाउंट बता सकता हूँ, सही बात है। समस्या तब आई जब एक से ज्यादा रिएजेंट आया। अब एक से ज्यादा रिएजेंट आया तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन एक्सिस में है कौन लिमिटेड में है। मैंने यहां पर ये केस दे दिया कि कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है कि जो एक रिएक्टेंट है वो क्या है, एक्सिस में है, और एक्सिस में है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, लिमिटेड, लिमिटेड में हो जाएगा, और जो लिमिटेड अमाउंट में होगा वही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बताएगा। सही बात है, यहां से मैं प्रोडक्ट के बारे में कमेंट कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। कमेंट कैसे करोगे, अब आपको ये पता है एक्सिस में पड़ा हुआ है, कोई लेना देना नहीं होगा, खत्म, लास्ट में पड़ा रहेगा, उसका कोई यूजलेस होगा वो, क्लियर है। अब जो बी होगा, अब मैं इसके इसके बीच में ब्रिज बना सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और मैं अगर एक बार ब्रिज बनाऊं, तो ब्रिज बनाना आपको आता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो, बी के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, पी के आगे कुछ नहीं है मतलब वन है, तो मैं यहां वही सेम कि 1 मोल ऑफ बी से कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ पी, मतलब आपको बी का अमाउंट और एटॉमिक मास गिवन होगा, वहां से आप मोल कैलकुलेट कर लोगे। जो मोल बी के होंगे वही मोल किसके होंगे, प्रोडक्ट के होंगे। और मास उसमें पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, मास निकालने के लिए मोल इंटू एटॉमिक मास या मॉलिक, तो यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। चलो यहां पर भी दिक्कत नहीं है। तीसरी दिक्कत आती है कि अगर वो मेंशन ना करे, दो रिएक्टेंट है उसने मेंशन ही नहीं किया कि भाई ये एक्सिस में है, तब एक्सिस में कैसे निकालेंगे। तब केस थ्री की हम बात करते हैं। केस थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, केस थ्री स्टार मार्क कर देता हूं मैं। अब इसमें क्या होगा भाई, एक केमिकल रिएक्शन लेके चलते हैं हम। 2A 3B के साथ में रिएक्ट कर रहा है 5D या 5C, और यहां पर सीधा मैं प्रोडक्ट ही लिखता हूं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब होगा क्या यहां पर, मैंने ये बोला दोनों का अमाउंट था, यहां पर मान लो कि इसका जो मास है, डब्लू है 250 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक मास जो है वो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। और यहां पर भी डब्लू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इसका जो एटॉमिक वेट मैं कंसीडर जनरल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर कितना मैंने मान लिया, 30, ठीक है। अब उसने बोला कि जो प्रोडक्ट है इसका क्या बताना है, मुझे मास बताना है। और ये बात दिमाग में रखना, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में ऑलवेज वो क्या करेगा, प्रोडक्ट के अबाउट पूछेगा, या रिएक्टेंट में जो एक्सिस में गिवन होगा तो पूछ लेगा कि वो कितना बच गया, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी, सही बात है। अब वो रिएक्टेंट जो एक्सिस में था वो कितना बचा, वो अमाउंट कैलकुलेट करा लेता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें क्या था, एक्सिस का कोई चक्कर है नहीं है,
अब मैं हवा में तीर मार नहीं सकता कि यार तुक्का मार दूं यार, यहां से या ए से पी के बीच में बन रहा है, ब्रिज बना लूंगा, मोल निकाल दूंगा, अमाउंट निकाल दूंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है तुक्का मार। दूसरा जो तरीका है बाई मेथड के थ्रू हम करेंगे। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। पहला स्टेप, स्टेप मैं यहां पर लिखता हूं। स्टेप वन। अच्छा, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बोला था कि जब कभी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होगी, तो आपका पहला काम तो ये रहेगा कि भाई उस रिएक्शंस को बैलेंस करना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब कभी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, पहला बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करने के बाद आपका अगर अमाउंट गिवन हो, उसने बोल रखा है यार 250 ग्राम या 500 ग्राम, जितना भी ग्राम वो उसने वेट दे रखा हो, केजी में भी दे सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर आप कैलकुलेट कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट मोल। फाइंड आउट मोल, पहला स्टेप, वेट गिवन है, मोल निकालोगे, अगर मोल गिवन है तब आगे हम दूसरा स्टेप करेंगे। अब मेरे पास स्टेप टू। स्टेप टू, अब स्टेप टू में क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, रेशियो। और रेशियो किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिस भी आपने मोल निकाला है, और उसको किससे डिवाइड करोगे, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के थ्रू। दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने मोल फाइंड आउट कर लिए, फिर आपको क्या डिवाइड करना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के थ्रू। ठीक है, वहां से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी, और वैल्यू कम ज्यादा, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा, एलआर हो जाएगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो अपना क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहां से इस, यहां पर मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया हुआ है, इसके थ्रू अपन एलआर को फाइंड आउट करते हैं। चलो ठीक है, सही बात है। अब देखो, यहां पर समस्या, देखो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला कि मैंने पहले, सबसे पहले मोल निकालना होगा। मोल ऑफ ए अगर मैं निकालूंगा तो जितना वेट था उतना क्या करना है, उसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है। सही बात है। सिमिलरली मोल ऑफ बी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, 150/30, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये चला जाएगा, पास से आराम से कट जाएगा, 5, और 3/5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, जीरो से जीरो, 5 आ गया। क्लियर है। तो यहां से मुझे ये समझ में आया, मैंने यहाँ पर मोल फाइंड आउट कर लिया, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर स्टेप वन मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अब नाउ स्टेप, हाँ, सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, स्टेप वन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करेंगे स्टेप टू की, और स्टेप टू में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। और रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, कि भाई जितना भी मोल आया है उसको डिवाइड करना है स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है दोस्तों ये बात। हम्म। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए मोल कितना था, रेशियो ऑफ ए मैं अगर फाइंड आउट करूं तो 5/3, और इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो 2 था। सही बात है। और रेशियो ऑफ बी कितना आ जाएगा मेरे पास, कि देखो इसका जो 5 था और रेशियो कितना था, 3 था। क्लियर है, सही बात है। अब हमें पता है कि नीचे अगर 1 कंसीडर कर लूं, ऊपर इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो रेशियो ऑफ ए कितना आ जाएगा, 5/6। सही बात है। और रेशियो ऑफ बी कितना आ जाएगा, 5/3। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है। तो मैं यहाँ क्लियरली देखकर ये बोल सकता हूं कि मेरा जो रेशियो बी है वो क्या है, बड़ा है रेशियो ऑफ ए के साथ में। हाँ कि ना। अब जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, मेरा एक्सिस में होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, एल आर होगा। ठीक है।
तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखनी है आपको, जब स्टेप 2 फाइंड आउट कर लिया तो आपको रेशियो देखना पड़ेगा, और रेशियो में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ज्यादा होगा वो एक्सिस में होगा, जो कम होगा वो एलआर होगा। ये तीन जो स्टेप है मैंने यहां पर लिख दिया है कि रेशियो ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाला जो ज्यादा होगा वो एक्सिस में, और जो कम है वो हमारा एलआर हो जाएगा। ये तरीका है एलआर फाइंड आउट करने का। सिंपल तरीका है, कभी दिक्कत नहीं आएगा, आपको बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। बाकी और भी तरीके हैं, कोई मतलब का नहीं है, अपने को सिर्फ एक ही तरीका याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला अभी तक, जितना मैंने पढ़ाया आपको, कि एक दिक्कत आने से पहले, कि जब एक रिएक्टेंट था उससे हमारा प्रोडक्ट बना, सही बात है। जब एक से ज्यादा रिएजेंट आया, जब एक से ज्यादा मेरे पास रिएजेंट नहीं, मेरे पास स्टार्टिंग के मटेरियल रिएक्टेंट आए, तो मुझे क्या दिक्कत आया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। कैसे दिक्कत आया कि जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट था तो मुझे ये नहीं पता कि प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था। तब मैंने ये जाना कि रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो लिमिटेड अमाउंट में होगा, और जो लिमिटेड अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलआर बोलेंगे। ठीक है, फिर मैंने केसेस बता दिए थे कि देखो भाई, एक तो ये क्वेश्चन में टाइप बन जाएगा कि वो पहले ही मेंशन कर दे कि ये वाला एक रिएक्टेंट है वो एक्सिस में है। ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एलआर बन जाएगा। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का वेट दे देगा, एटॉमिक मास आपको पता होगा, वहां से आपको एलआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके क्या होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। तीन स्टेप से पहले कभी भी जब केमिकल रिएक्शन लिखा हो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद आपको मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये क्या था, सिंपल कंसेप्ट है एलआर का। इससे ज्यादा बिलीव रखना कि कहीं पे भी अटकोगे नहीं आप, जितना भी क्वेश्चन है आप इजिली अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं याद है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास N2 है, H2 है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया फॉर्मेशन कर रहा है, सही बात है। उसने क्या करा, दोनों का वेट दे दिया आपको, क्लियर है। अब उसने क्या पूछा हुआ है, कंसीडर द अबव रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला है उसने, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पूछा हुआ है रिएक्शंस में, और बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, कितना फॉर्म हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जब वो पूछ दे कि प्रोडक्ट के मोल बता दो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और पूरा प्रोसीजर बताया था कि भाई जब कभी भी वेट गिवन हो तो आप क्या करोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शंस मेंशन कर लेता हूँ कि N2 से 3H2 रिएक्ट करेगा और वो मेरा क्या बनाएगा, अमोनिया फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब आपको ये दिमाग में रखना है, पहली चीज तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। सही बात है, रिएक्शन अपनी अगर बैलेंस है, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, छह हाइड्रोजन छह हाइड्रोजन, रिएक्शन अपना बैलेंस है। उसने क्या बोला है, इसका 20 ग्राम दिया हुआ है वेट, और इसका जो वेट दिया हुआ है 5 ग्राम दिया। क्लियर है। जो भी चीज और जो भी कुछ भी डेटा गिवन हो, हाल के हाल रिएक्शंस में मेंशन कर लो आप। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था जब भी डेटा गिवन हो आप पहले मेंशन कर लो, बेस्ट चीज है। अब आपको बताया देखो, इसका अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास पता है आपको, हाँ कि ना, एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। और इसका कितना होगा, 28 ग्राम, हाँ कि ना। और इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2। सही बात है। अब मैं ये पता है, मैं यहां से जो कैलकुलेट कर सकता हूँ वो क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मोल। तो मोल ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 20/28। और ये वाला जो मोल है H2, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। पहला स्टेप मेरा ये क्लियर हो गया। अब इससे पहले देखो, फिर वही दिक्कत आ गई, क्या था, तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया, मुझे ब्रिज बनाना है। अब मैं ब्रिज N2 के साथ भी बना सकता हूँ, H2 के साथ में भी बना सकता हूँ, दोनों के साथ में ब्रिज बना नहीं सकता। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा,
एल आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एल आर फाइंड आउट करने का स्टेप्स क्या था कि भाई आप पहला तो मोल फाइंड आउट कर लो। क्लियर है। फिर क्या बोलता है वो कि दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है। अब रेशियो ऑफ एन टू की अगर मैं बात करूं तो 20/28 ये मोल थे। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। सही बात है। अब रेशियो ऑफ H2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसका मोल 5/2, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको। और फिर आगे मैंने आपको बताया था कि देखो दोस्तों, रेशियो आपको चेक करना है, रेशियो ऑफ N2 और रेशियो ऑफ H2 कौन ज्यादा बड़ा है। देखो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा दोस्तों। और ये वाला कितना है, 20/28। तो मैं अगर फ्रैक्शन में वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर सीधा ही यूज करता हूं। आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो 20/28 कितना आ गया, ये जो वैल्यू है वो कितना है, 0.714। ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू था वो अपना है 5/6। ये आ जाएगा 0.8333। क्लियर है। तो मेरे पास एक्सिस में कौन है, एल आर में कौन है, ये क्लियर आपको दिख रहा है। ये मेरा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो ज्यादा ये है तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूं, क्लियरली देख सकता हूं मैं यहाँ पर कि मेरा जो N2 है वो कैसा हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। और जो H2 है वो क्या हो जाएगा मेरा, एक्सिस में हो जाएगा। मुझे एल आर पता चल गया, क्वेश्चन में आपसे एल आर वगैरह पूछ लेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। वरना कभी कभी तो ये पूछ लेता है बताओ एल आर ही आप फाइंड आउट कर लो, मल्टीपल स्टेप्स आपको दे देगा, मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने एल आर फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ब्रिज बना सकता हूँ, और ब्रिज बनाकर मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, देखो यार, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना, मैं ये चाहता हूं आप लोग भी इस तरीके से लिखो। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में करोगे ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, वहां पर हम पैनिक कर जाते हैं। तो यहां पर एल आर क्या था, N2 था, एल आर, और ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्सेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा ही ब्रिज बना दूंगा। और ब्रिज एक बार अगर बन चुका है तो मैं ब्रिज को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा वो, क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस। ठीक है। अब देखो, अब ब्रिज की बारी आ गई। तो मैंने क्या बोला था, स्टोइकोमेट्री को हम मोल की टर्म में बोल सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ N2 से मेरा क्या बन रहा होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया। सही बात है। एक मोल में इतना है। अब मैंने कितने मोल निकाले थे N2 के, 20/20 मोल ऑफ N2 से कितना बनेगा, 2 × 28 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब दुगना बन गया N2 के मोल से। सही बात है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 40/28। क्लियर है। यहां तक हमें समझ में आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे क्या चाहिए था, फाइंड आउट करना था 40 अगर मैं इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40/28, 1.43। 1.43 क्या आ गए मेरे पास, अमोनिया के मोल आ गए। अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मास इजिली कर सकता हूँ। तो मास ऑफ N2 मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.43 × 28। और यहां से मेरे पास अगर एग्जैक्ट वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1.43 × 28 कितना आ जाएगा, 40। तो मास ऑफ N2 कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 40। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये मैंने बताया था, ये पहले ही मेंशन किया हुआ था, ये क्या था, एक PYQ था। तो ये प्रोसीजर था। आई होप आपको और क्लैरिटी आई होगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं दोस्तों आप ये पहले खुद से ही ट्राई करना है। इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, A+2B प्रोड्यूस कर रहा है AB2। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसने क्या बोला कि हमारे पास जो ए है उसका मास दिया हुआ है, मतलब इतने ग्राम वो प्रेजेंट है, और उसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा था, देखो जनरल रिएक्शन ले रहा था, और ये मेंस का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई अननोन टर्म दे रखा होगा तो वो वहां पर वेट और उसका एटॉमिक या मोलर मास आपको गिवन होगा। ठीक है। दूसरा उसने बी के लिए क्या बोला, 56 ग्राम में ये प्रेजेंट है, इसका मोलर मास 80 है। उसने बोला कि इसको हमने रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है। इन चारों में से हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट होगा। कभी कभी पैनिक में यही नहीं पता चलता उसने करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, कभी कभी ये आर नॉट करेक्ट, यहीं पर आप खेला खेल जाते हो। तो क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, ऑप्शंस में उसने क्या पूछा है, लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन हुआ है, और देखो रिएक्टेंट कितना पूछा हो, मतलब जो बचा हुआ होगा उसके बारे में पूछा है, जो एक्सिस में होगा वो बचा होगा, उसमें पूछे बताओ कितना बचा होगा अनरिएक्टेड। तो वही है, सेम प्रोसीजर है। हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, ए टू बी के साथ में रिएक्ट कर रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है ए बी टू। क्लियर है। उसने क्या बोला कि जो ए है उसका अमाउंट वगैरह मेंशन किया हुआ है, भाई ये जो प्रेजेंट है वो 36 ग्राम में है, और इसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है। ये इसकी मोलर मास की यूनिट होती है, पर मोल में हम डिफाइन करते हैं, मोलर मास मतलब एक मोल का मास। ठीक है दोस्तों। यहां पर हमारे पास दूसरा है, ये कितना प्रेजेंट है, 56 ग्राम में ये प्रेजेंट है, इसका मास भी कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम पर मोल। क्लियर है। उसने क्या पूछा है, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चेक कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि भाई मोल निकालना आप सीख चुके हो, तो मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा, 36/60, और मोल ऑफ बी कितना आ जाएगा, 56/80। अब आपको पता है, देखो उसने प्रोडक्ट के बारे में भी पूछा हुआ है, तो प्रोडक्ट के बारे में तभी कमेंट कर पाऊंगा जब मुझे ये पता होगा कि एल आर कौन है, और एल आर को फाइंड आउट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और रिएक्शन मेरी बैलेंस है, एक ए है, टू मोल ऑफ कितने हैं, बी के, दोनों बैलेंस है। अब मैंने क्या कर लिया, मोल को स्टेप वन, मोल फाइंड आउट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, और रेशियो में कैसे निकालूंगा, रेशियो ऑफ ए 36/60 डिवाइडेड बाई वन। ठीक है। रेशियो ऑफ बी 56/80 डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है। तो ये 56/160 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब मैं अगर रेशियो की अगर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालू तो कितना आ जाएगा, देखो 36 डिवाइडेड बाई 60, ये जो वैल्यू है कितना आ गया, 0.6। दूसरा वैल्यू 56 डिवाइडेड 160, 0.35। क्लियर है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि मेरा एल आर कौन है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि रेशियो ए बड़ा है रेशियो बी से, हाँ कि ना। तो आर बी जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा बी है वो क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सिस में। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं, उसने बोला है ए इज अ लिमिटिंग रीजन, नहीं भाई ए तो है ही नहीं है, लिमिटिंग रीजन कौन है, बी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। मुझे क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। ब्रिज क्यों चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि जो ए बी टू है उसका अमाउंट बताओ कितना फॉर्म हुआ है, तो मुझे ब्रिज बनाना पड़ेगा। और ब्रिज के लिए मैंने अभी बताया था स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सारा, 2 मोल ऑफ बी से कितना बन रहा है, 1 मोल ऑफ ए बी टू। और मैं ये बता रहा हूं कि यूनिटरी मेथड से आपको ये पता होना चाहिए एक मोल में कितना है। अगर दो से एक बन रहा है तो एक से कितना बनेगा, हाफ, हाँ कि ना। और हाफ अगर ये बन चुका है तो मेरे पास ये ब्रिज के थ्रू मुझे पता चल चुका है कितना कितना बन रहा है। क्लियर है। मैंने जो मोल निकाले थे, मोल मैंने बी के कितने निकाले हुए थे, 56/80। मोल ऑफ बी में जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 56/80 इंटू 1/2, ये क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ए बी टू। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं तो 56/8 दूनी 16, 160 आ जाएगा ये, तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ ए बी टू। तो मेरे पास जो मोल है, मोल ऑफ ए बी टू कितना आ जाएगा, 0.35।
हाँ कि ना? अब अगर मोल मुझे पता चल गया तो मैं वहां से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका मास। और मास मुझे आता ही है। तो मास ऑफ Ab2 क्या हो जाएगा, जितने मोल आए हैं उसके क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका जो मोलर मास होगा Ab2 का वो कितना होगा। अब देखो Ab2 का अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करूं, मोलर मास ऑफ Ab2, एक ए का जो मास था वो कितना था, 60 था। और दो बी के मॉलिक्यूल है, कितना हो जाएगा, 80। तो 8 दूनी 16, 60 प्लस 160 मतलब 220 आ जाएगा, पर मोल आ जाएगा, 220 ग्राम पर मोल आ जाएगा। चलो ठीक है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये इनटू हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ Ab2। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ Ab2 आ जाएगा 0.35 इंटू 220। और ये अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.35 इंटू 220, 77। ठीक है, और उसने कितना मेंशन किया हुआ था, 77। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, करेक्ट है। अब देखो मोलर मास ऑफ Ab2 140 नहीं भाई, अभी कितना देखा था, 220 देखा था हमने, ग्राम पर मोल में देखा था ये वाला। क्लियर है। अब लास्ट ऑप्शन बचा डी वाला। अब डी वाले में बोल रहा है कि बताओ यार कितना बचा होगा वो। और ये आपके मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर से यहां पर रिएक्शन लिखता हूं, और रिएक्शन क्या थी वो, कि ए से 2V बन रहा है और क्या बन रहा है, Ab2 बन रहा है। क्लियर है। अब देखो स्टार्टिंग में इसका जो अमाउंट था वो कितना था, 36 ग्राम था। और ये कितना ग्राम दिया हुआ था उसने, B56 ग्राम। अब ये वाला इसके साथ में रिएक्ट कर गया, कितना रिएक्ट कर लिया वो मैंने देख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका अमाउंट चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए होगा, मोल चाहिए होगा। और मोल किसके बीच में चला चाहिए होगा मुझे, प्रोडक्ट के रेफरेंस में। मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि चलो मान लो मेरे पास इसके मोल आए होंगे, बी और इसका मैं रिलेशन निकालूं, तो मेरे पास कितना बन रहा है, देखो इसके जो मोल थे वो इसके मोल होंगे, तो मैं यहां से यहां इसका एक ब्रिज बना सकता हूं। और ब्रिज के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि भाई 1:1 का रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो जो मोल Ab2 का होगा वही मोल किसका होगा, ए का होगा। हाँ कि ना? तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0.35, अभी कैलकुलेट किया हुआ था। और यहां से अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0.35 इंटू इसका जो एटॉमिक मास था वो कितना था, 60 था। अब यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.35 इंटू 60, 21 ग्राम। उसने क्या बोला है, अनरिएक्टेड अमाउंट बतानी है, और अनरिएक्टेड अमाउंट के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, मैं यहां पर बता देता हूं, अनरिएक्टेड अमाउंट पहले कितना था, 36 ग्राम था, अब कितना यूज हो गया, 21, बचा कितना, 15 ग्राम। तो ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट था, इस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आपको। आई होप आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आया होगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, पूछता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।